Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain, and today we are going to go ahead for unit number 5, mathematical reasoning and aptitude, that we have already started although. So what topic that we are going to study today? We have already started one topic of unit number 5, that is seating arrangements. We have already studied the topic linear seating arrangements, and now we are moving ahead for more in detail. So basically next topic of this seating arrangements, first is linear seating arrangement, maybe facing at the same in the same direction or differently. याद होगा आपको, सबने मैंने कराया था, है ना? So we are studying which unit number 5. I hope student have revised all the topics in any time in while between. I can just anyhow bring a surprise series जिसमें जो questions मैंने जो topics इस unit के करा दिए हैं उसका एक quick revision हो जाएगा. तो कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि कोई एक question series है, 8 से 10 question होंगे एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी एक प्रैक्टिस की देखी जाएगा कि कितना अच्छे से आपने स्टडी किया है, कितने अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं. तो इट मे बी हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस एज वेल. आर यू गेटिंग? सो क्या होगा उस सीरीज में, बेसिकली मैंने नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने थ्योरेटिकल अभी नहीं कराया दैट वे, बट आई विल बी सून कमिंग जब मैं अगर लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट कराऊंगी. सो उसके साथ आपको थोड़ा थ्योरेटिकल कराऊंगी, बिकॉज इसका जो थ्योरेटिकल है उसका थ्योरेटिकल वुड बी काइंड ऑफ कंबाइंड अ लिटिल. सो मैंने करा दिया नंबर्स का, क्या नंबर्स का इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए थे मैंने, है ना, समिश्र संख्याएं. उसके बाद मैंने और टाइप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया. फिर मैंने लेटर सीरीज के बारे में, नंबर सीरीज के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक्स पढ़ाए. तो इस तरह की काफी सारी चीजें मैंने करा दी. बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जाके विजिट कीजिए जिसने नहीं देखे हैं. और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से. सीटिंग अरेंजमेंट के भी कुछ लेक्चर्स जा चुके हैं. सीटिंग अरेंजमेंट में हमारा किस तरह से हम बैठ सकते हैं, किसी पंक्ति या कतार में बैठ सकते हैं. पंक्ति या कतार का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्ति और कतार? दैट इज इन अ लीनियर अरेंजमेंट, ऐसे किसी ऐसे, है ना, मतलब एक लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आप सभी को, है ना. लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें मैंने बताया वो फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन और फेसिंग डिफरेंटली. तो मैंने बोला था उन सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक कॉमन ग्राउंड्स लेना है डायरेक्शन के लिए. एक्चुअली एक सिंपल सी बात समझ लो, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो आपको लगेगा अलग से पढ़ा रही हूँ. मैं इतने सारे टॉपिक ना पढ़ा के एक सिंपल सी समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फोकस कीजिए. ये सीरीज बहुत काम किया, इससे आप सारा ही सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब एक ही नहीं, सभी, चाहे वो लीनियर में हो, चाहे वो सर्कुलर हो, ओवल शेप्ड हो, स्क्वायर्ड हो, रेक्टेंगुलर हो, लाइक जैसे भी आए इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. फेसिंग सेम डायरेक्शन और डिफरेंटली, इनसाइड आउटसाइड, सब तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए. आई फील लाइक कि मैं एक ही में करा के दिखाती हूँ आपको पहले, और मेरे हिसाब से सबको अच्छे से समझ आएगा. तो यू नीड टू लिसन एवरीथिंग नाइसली. और जिस स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर लिया उसको तो बहुत ही ईजिली समझ आ सकता है, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अभी देखते हैं कैसे है. सो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, है ना. सो यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट जीआरएफ की पेपर 1 की ही बात हो रही है. ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल हो सकता है. कैट की बात कर लो, सीएटी कैट, है ना. उसके अलावा कौन से हो गए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो गई. उसके अलावा एसएससी हो गई, बैंकिंग हो गई, और बहुत तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और जैसे भी एग्जामिनेशन होते हैं. तो सब में ये यूजफुल है टॉपिक. तो सबके सब स्टूडेंट्स देख सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यूजीसी नेट या जीआरएफ के स्टूडेंट ही हो तो ही देखें, नॉट नेसेसरी एट ऑल. तो शेयर भी कर सकते हैं उन स्टूडेंट से जिनको इन टॉपिक्स में डाउट रहता है, बिकॉज हम जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बैंक इंक्रीज होगा. आई ऑलवेज कीप सेइंग, है ना. सो शेयर करते रहे, कीप शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर्स ऑल्सो. आपको कोई टॉपिक क्लियर है, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं, उससे भी आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा. आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस टॉपिक को समझिए आराम से, अच्छे से, है ना. एक टॉपिक समझ लोगे, सारे इंटर रिलेटेड है. सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी केसेस आते हैं, है ना. सो द सीटिंग अरेंजमेंट, इट मे बी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, मैंने बता दिया, कैन हैव डिफरेंट फेसिंग्स टू. डिफरेंट फेसिंग्स भी हो सकती है. डिफरेंट फेसिंग का मतलब समझ आ रहा है, एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, मतलब एक बेंच है, एक ने फेस इधर कर रखा है, एक ने इधर कर रखा है, ऐसे बैठे हैं. क्लियर है, समझ आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ. माना मैं बेंच पे बैठी हूँ ऐसे, मैं ऐसे बैठ गई, लेकिन एक मेरी फेसिंग इधर है आपकी तरफ, लेकिन एक ने आपकी तरफ पीठ कर रखी है, फिर एक और ने पीठ कर रखी है आपकी तरफ, एक और ने कर रखी है, सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जिन्होंने आपकी तरफ फेस कर रखा है. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में कैसा जाएगा, फेसिंग कहीं भी हो सकती है, सिमिलर डायरेक्शन में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डिफरेंटली फेसिंग होगा तो हम एक कॉमन ग्राउंड रख लेंगे.
मैंने बताया था कॉमन ग्राउंड रख लेंगे, है ना। इसका मैं केस समझा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको दोबारा इतना अच्छे से बताने की जरूरत है, ठीक है। दिस केस हैज बीन डन, इसके क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को काफी हद तक डाउट रहता है, मतलब दे फील लिटिल फियरफुल कि अरे ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए हमारा। अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गया तो वो गलत हो सकता है, सो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में 3 केसेस मैंने बोले थे, है ना। सो विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे, we will discuss the circular seating arrangement today. There are 3 cases and next lecture में हम study करेंगे rectangular seating arrangement which is very easy once you have learned these 2. अगर आपको ऊपर वाले 2 अच्छे से आ गए, तीसरे वाला तो ऑलमोस्ट आ ही गया, समझो, मतलब समझो आता ही है काइंड ऑफ, ठीक है। सो क्लियर है ये सबको। सो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, राइट। देयर 3 केसेस इन दिस। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले, फेसिंग सेम डायरेक्शन, फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, यस यस। Now the main topic for today is circular seating arrangement. Circular में हमारा oval shaped भी आ सकता है, मतलब टेबल ऐसी है, उसके आसपास लोग बैठे हैं ऐसे चेयर्स, क्लियर है। So this can also be the possibility. Is it all clear to you all students? I guess yes, है ना। So persons are sitting around a circle or an oval or the like. इसी तरह से की कोई शेप है जिसके अराउंड सारे पीपल बैठे हैं, the persons are sitting. Okay, so how many cases we do have? 3 cases as I already told you. But what are the cases? Facing towards center. अभी 3 केसेस लगेंगे, अभी पढ़ा रही हूँ इसलिए 3 केसेस लगेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप केसेस को कंसीडर मत करना। इवन मैं भी कंसीडर नहीं कराती हूँ बच्चों को, लेकिन कुछ स्टूडेंट का होता है नहीं मैम सेंटर वाला समझ नहीं आ रहा है, या फिर डिफरेंटली फेसिंग होता है, दे समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड। सो ये हर एक स्टूडेंट को टारगेट करके वीडियो बनाई गई है ताकि सबको समझ आए। तो आई एम जस्ट टेकिंग द पार्ट्स वन बाय वन एंड साथ में कंबाइन करोगे, यू विल गेट टू सी अरे तो सब कुछ ही सिमिलर वे में है, इट्स ओनली वन थिंग, है ना। सो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, दैट इज इनसाइड, फेसिंग इनसाइड टुवर्ड सेंटर, सेंटर यहाँ हो गया तो सबकी फेसिंग इस तरफ है, तो इस तरफ क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गई ना, क्लियर। दिस इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेकेंड केस इज फेसिंग डिफरेंटली। अब फेसिंग डिफरेंटली कैसे दिखेगा देखते हैं। अगर फेसिंग डिफरेंटली की बात करें, ये सर्कल हो गया, है ना। फेसिंग डिफरेंटली एक का यहाँ है, एक का यहाँ है, दूसरे का भी यहाँ है, मतलब हमें नहीं पता किस ऑर्डर में है, कैसे, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन है अभी, मतलब फेसिंग डिफरेंटली में वो कैसे भी डिफरेंटली सीटेड हो सकते हैं। दिस इज द पैटर्न ऐसे, तो दिस इज डिफरेंटली सीटेड, है ना, डिफरेंटली सीटेड, डिफरेंटली सीटेड मतलब सीट, एक्चुअली इसको उस तरह से नहीं लिखती मैं बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। सिंपल वर्ड में लिखते हैं डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स, डिफरेंट फेसिंग्स, डिफरेंट फेसिंग्स। मैंने बोला फेस ही तो मैटर कर रहा है मेन। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, फेस इधर है, बॉल इधर देख रही है, उधर देख रही है, इधर देख रही है, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी ना, बट हाँ पर्सन्स की बात करेंगे उनके फेस मैटर करेगा। सो इन दैट केस विल हैव टू कंसीडर दैट थिंग। सो फेसिंग्स विल मैटर, डिफरेंट फेसिंग्स। सो ये डिफरेंट फेसिंग का केस है, ये तीनों का बाहर है, फिर इसका अंदर है, फिर इसका बाहर की तरफ है तीनों का, फिर इसका अंदर है, इन तीनों का ही अंदर है। इज इट क्लियर। और पर्सन्स कितने भी सीटेड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कई बार केसेस करेंगे 6 persons एट अ टाइम ऑन अ टेबल और 7 persons ऑन अ टाइम एट अ टेबल। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट मे बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टेबल, ओके, नो डाउट, सर्कुलर हो चाहे ओवल शेप्ड हो। सो फेसिंग डिफरेंटली समझ आ गया, फेसिंग टुवर्ड सेंटर समझ आ गया ये वाला। अब फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के बिल्कुल विपरीत आउटसाइड, वो कैसा दिखेगा, दैट्स ऑल्सो ईजी। How would it look like? This is circle shape. So outside में होगा सबका फेस सेंटर की तरफ नहीं, अपोजिट है, they all are looking like this, है ना। So ये outside facing हो गया, ये opposite outside facing, या opposite to center facing, opposite टू सेंटर, क्लियर, आई गेस यस। तो ये बेसिक चीजें समझ आ गई। फेसिंग इनवर्ड या फेसिंग इनसाइड या फेसिंग टुवर्ड सेंटर पहला केस हो गया जब सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एक ही तरफ, सबकी निगाहें एक ही तरफ हो रही है, और इसमें सबकी निगाहें अलग अलग तरफ हो रही है, दैट इज फेसिंग आउटसाइड या अपोजिट टू द सेंटर। और फेसिंग डिफरेंटली, किसी के अंदर की तरफ है, किसी की बाहर की तरफ है,
दीज वुड बी द केसेस। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट आउटसाइड बोल देंगे, टुवर्ड्स द सेंटर बोल देंगे, इनसाइड बोल देंगे, बट आपको अंडरस्टैंड करना कि कोर क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग टू से, ओके। सो उस पे से हम करेंगे, है ना। सो ये तीनों केसेस क्लियर हो गए सभी को कि केसेस क्या है हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, दीज आर 3 केसेस। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो inside, outside and differently, the mixture of these two, of inside and outside facings, right? Yes. So इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस करने किस तरह से सॉल्व है। पहला केस इनसाइड फेसिंग, ये ज्यादा बड़ा हो गया, गेस आई जस्ट मेक स्मॉल, है ना। अब ये हो गया हमारा 5 पर्सन की बात करें, 1 2 3 4 5 पर्सन आर सिटेड ऑन दिस स्क्वाड टेबल, ऐसे बैठे, सबकी फेसिंग इनवर्ड्स है। मैं इनवर्ड्स वाला पहले केस बता रही हूँ, दे फेसिंग इनवर्ड्स, है ना, अंदर की तरफ उनका फेस है, इनसाइड फेसिंग। अब सबकी फेसिंग इनसाइड है। अगर इस पर्सन का नाम है ए, इफ द नेम ऑफ दिस पर्सन इज ए, और ए के राइट में सी है, ए के राइट में सी है, तो सी कहां पर आएगा, राइट मतलब, और इमीडिएट राइट की बात कर रही हूं मैं अभी, तो सी ये वाला राइट होगा या ये वाला राइट होगा। भाई ए ऐसे अंदर फेस करा हुआ है, तो आप अपनी पोजीशन ऐसे मान लेंगे, ठीक है, ऐसे मान लेंगे, सामने देखेंगे और मेरे राइट में ये सी की पोजीशन ही आ गई, और बोलेंगे सेकंड राइट, तो यहाँ पे जाएगा, तो राइट ऐसे जाएगा, घूमता रहेगा, और लेफ्ट जाएगा तो ऐसे घूमेगा, जैसा नॉर्मली होता है ना, लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड को ऐसे लेफ्ट ही जाते रहेंगे, मतलब लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे मतलब हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें लेफ्ट से राइट नहीं जाना। अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट से लेफ्ट 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 होते रहना, और ज्यादा लेफ्ट होते रहना है, जितना लेफ्ट बोलेंगे उतना लेफ्ट होते जाना है, तो लेफ्ट ऐसे हो जाता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अभी नहीं बता रही, उससे सिंपल तरीके से बता रही, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, कई बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्या है, बट डिड आई से जस्ट नाउ, लेफ्ट की बात कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, ये राइट हो गया। सो लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में जाते रहना है, लेफ्ट यहाँ पे आता रहेगा, तो लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में मूव करते रहना है ऐसे ऐसे, और ये सारा ही लेफ्ट कहलाएगा इस तरह से। अगर इस तरह से मूव करेंगे तो ये लेफ्ट ही कहलाएगा, यहाँ तक भी लेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से मूवमेंट ले रहे हैं अपनी, और इस तरह से मूवमेंट लेंगे हमारी राइट में, और राइट 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 राइट, तो ऊपर वाला ऐसे राइट ही कंसिडर किया जाएगा एक टाइप से, हालांकि ये दिख लेफ्ट रहा है लेकिन नहीं, तो इस तरह की मूवमेंट हमारी राइट हो जाएगी, और इधर वाली लेफ्ट हो जाएगी। जितना हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे वो लेफ्ट वाली पोजीशन हो जाएगी, और जितना राइट की तरफ मूव करेंगे राइट वाली हो जाएगी। इज इट ऑल क्लियर? एंड अगर किसी को लर्न करना है कि लेफ्ट वाले किसको बोलेंगे, तो लेफ्ट हमारा ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी ऐसे चलती है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को शायद ये भी नहीं पता था क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है एक्चुअल सेंस में। मतलब दे आर स्टडिंग, दे आर लर्निंग टॉपिक्स, दे आर डूइंग द क्वेश्चंस करेक्ट, बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मींस घड़ी कैसे घूमती है ना, 12 1 2 3 ऐसे ऐसे घूम रही है, सो वो लेफ्ट टू राइट जाती है ना, 12 3 6 9 12 3 6 9, सो इट विल मूव लाइक दिस ना, 12 से 3 बजेंगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सो ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं सारे एरोस, सारे एरोस लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जब जाएगा, क्लियर है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज लेफ्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली देखा है, ऐसा लर्निंग नहीं किया है ना, एंड राइट इज एंटी क्लॉकवाइज। नो डाउट मेरे हैंड्स की मूवमेंट मत देखना, मे बी आपको यू नो रिफ्लेक्शन में या मतलब वीडियो डिफरेंट वे में आप देख रहे हैं, तो मे बी शायद आपको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट अलग दिखे, बट यू जस्ट नीड टू लिसन मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्टिवली, एंड इस फिगर को अंडरस्टैंड करना है। इमेजिन अ क्लॉक इन योर माइंड, तो वो कैसे मूव करती है, टिक 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 टिक। अब मेरे को ऐसे लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपके अकॉर्डिंग ऐसे मूव करेंगे, अब आपको सही दिख रहा होगा, क्लॉक ऐसे मूव कर दिया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट ना, यस। ध्यान रखो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, अभी मैंने अपने पर्सपेक्टिव से भी बताने की कोशिश की। सो क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट वाइज साइड मूवमेंट कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट, क्लियर है। सो पीछे वाले पार्ट पे ही चलते हैं, जस्ट अ सेक। हाँ मैं इस वाले केस की बात कर रही थी, है ना। सो मैंने ए और सी के सेंस में समझाया, किसी को क्लियर हुआ मैंने कैसे बताया। अगर राइट बोलेंगे तो नॉर्मली राइट साइड मूवमेंट लेते रहेंगे, जितना राइट बोलेंगे सेकंड राइट फर्स्ट राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट उस तरह से लेते रहेंगे। अगर लेफ्ट बोलेंगे तो हम लेफ्ट ले लेंगे अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सो राइट की बात करेंगे तो राइट साइड जितना भी राइट बोलेंगे,
लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट साइड आते रहेंगे, इनवर्ड फेसिंग में नॉर्मल तरीके से चलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? आई गेस यस। अब बात करते हैं हम आउटसाइड फेसिंग की। आउटसाइड फेसिंग में फेसिंग यहां पर है। सो अगर मेरा फेसिंग ऐसे है बाहर की तरफ, तो मेरा लेफ्ट हैंड यहां पर आएगा और राइट हैंड यहां पर आएगा। इसका लेफ्ट यहां, राइट यहां। सो लेफ्ट अब यहां दिख रहा है इस तरफ, मतलब इस तरफ की तरफ दिख रहा है थोड़ा सा। सो लेफ्ट यहां दिख रहा है और राइट यहां दिख रहा है। क्लियर? लेफ्ट इज देयर एंड राइट इज हेयर। सो लेफ्ट वुड बी देयर एंड राइट वुड बी हेयर। सो इन आउटसाइड फेसिंग आप लेफ्ट और राइट को अलग अलग लेके चलेंगे, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट। इज इट क्लियर? नॉर्मल राइट हैंड जो होता है वो राइट हैंड होता है, जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होता है इन इनवर्ड फेसिंग। आउटवर्ड फेसिंग में आप क्या करेंगे? लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना देंगे, ऐसे करके चलना अभी। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं करते इस तरह से करो एक बार, थोड़ा समझ आएगा आपको। इतना क्लियर है सभी को? क्योंकि आउटसाइड फेसिंग अपोजिट हो गया इनसाइड फेसिंग का, तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? अगर मैं बोलती हूँ देयर 5 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 5 लोग बैठे हैं, या से आई एम टॉकिंग अबाउट 10 पीपल, नॉट 5 इवन। There are 10 people sitting around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 people sitting around a circular table. Now उनकी फेसिंग सबकी आउटवर्ड है, मैंने बता दिया, बाहर की तरफ है, टुवर्ड्स मतलब आउटसाइड फेसिंग है। नाउ इफ आई एम सेइंग दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, हमें ए की एक पोजीशन पता है। नाउ बी इज 7th राइट ऑफ ए। बी एक पर्सन की पोजीशन बता रहा है, बी इज 7th राइट ऑफ ए, मतलब बी की पोजीशन ए के 7th राइट पे है। ये क्लियर हुई स्टेटमेंट? क्या लिखी है मैंने, इसके अकॉर्डिंग हम प्लॉटिंग कर देंगे, है ना? तो बी इज 7th राइट ऑफ ए, है ना? सो ए का राइट क्या होगा? क्या ये वाला? तो ऐसे काउंट करेंगे यहां से आगे, क्योंकि राइट ऐसे चलता है ना। सो ये वाली पोजीशन था 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये वाली बी की पोजीशन होगी? जो स्टूडेंट्स यस बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बताया था फेसिंग है आउटसाइड। फेसिंग किधर है इन सब की? आउटसाइड। इनकी फेसिंग है आउटसाइड सबकी। मैंने इनवर्ड वाला बताया, अब आउटसाइड वाला बता रही हूँ। सो राइट का मतलब लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, एक बेसिक कॉमन ग्राउंड्स को। राइट होता है इनवर्ड में, राइट लेफ्ट होता है, लेकिन जब आउटसाइड आ जाएगा तो लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाएगा, मीन्स दे विल इंटरचेंज। ठीक है, सो अगर इंटरचेंज होंगे सो हमारा बी की पोजीशन ये गलत हो जाएगी, और हमारी सही पोजीशन क्या होगी? बी के लेफ्ट में लेंगे राइट के बदले, क्योंकि राइट बोल रहे थे तो हम लेफ्ट मानेंगे, तो बी के लेफ्ट में जा रहे हैं, है ना? सो सॉरी ए के 1 2 3 4 5 6 7, 7th बोल रहे हैं। आफ्टर 7 बोलते तो इससे अगले वाली लेते हैं, 7th बोल रहे हैं मतलब ये वाली हो गई। This is the position of B. Now position of S is second left of B. Position of B is second left. B का लेफ्ट क्या दिखेगा? लेफ्ट हमें नॉर्मली ये लगता है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे, तो B का सेकंड लेफ्ट 1 2 इज S. क्लियर हुआ किसी को? सबको क्लियर हो रहा है मैं कैसे बता रही हूँ? सो हम अपोजिट लेके चलेंगे आउटसाइड फेसिंग में, और इनवर्ड फेसिंग में नॉर्मल लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? यस। इसी तरह से तो मैंने लीनियर वाले में बताया था, मैंने लीनियर में 7 पर्सन बैठे हैं, 5 पर्सन बैठे हैं, है ना? अगर मैं नॉर्मली इसकी फेसिंग यहाँ है, इसकी फेसिंग यहाँ है, ऐसे, है ना? अगर मैं बोलती इसका नाम है एस, इस पर्सन का नाम है एस, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं कैसे बता रही हूँ। जो मैं कोर चीज बताना चाह रही हूँ, जो मेन चीज बता रही हूँ ना, वही यूजफुल है इन क्वेश्चंस के लिए। सो उस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुन लो सबके सब, बिकॉज अनलेस यू लिसन दैट थिंग आउट पर्टिकुलरली, अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी ट्रिक्स लर्न ही करते चले जाओगे। तो मैं आई डोंट बिलीव इन लर्निंग सो मेनी ट्रिक्स कि आप बहुत सारी ट्रिक्स लर्न कर लें। एक ही कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट इज समटाइम्स मोर यूजफुल देन ट्रिक्स, तो यहाँ पे वो चीज काम आएगी। क्लियर है? सो इफ फेसिंग्स मैंने बता दी एरो के थ्रू। नाउ यहाँ पे मैंने बोला एस पर्सन है, एस नाम का एक पर्सन यहाँ बैठा है। अब एस के सेकेंड लेफ्ट पे टी है, तो एस का लेफ्ट ये माने या ये माने? मैंने इसको लेफ्ट बोल दिया, तो सेकेंड लेफ्ट पे 1 2 ये टी हो गया। अब टी के फर्स्ट राइट पे आर है, टी का फर्स्ट राइट आर, पर पहले देखो हमने एस की बात कर रहे थे ना अभी,
एस की फेसिंग इधर थी, और एस के लेफ्ट की बात की तो हमने एस का मतलब एस को एक मेन माना कि एस का लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है। तो जो जिनकी फेसिंग एस की तरफ है उनके रूल सेम चलेंगे, बाकी सबके उसके उल्टे चलेंगे। सो अगर टी की बात कर रहे हैं, अब टी के फर्स्ट लेफ्ट पे मैंने बोला टी के फर्स्ट लेफ्ट पे आर है, मैं बोल रही टी के फर्स्ट लेफ्ट पे आर है, तो टी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो लेफ्ट के बदले हम राइट मान लेंगे अपने आप। मैंने बोला आर इज फर्स्ट, कुछ क्लियर हो रहा है मैं इस पॉइंट में क्या समझा रही हूं? आर इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ टी, आर जो है टी का फर्स्ट लेफ्ट है, लेकिन वो राइट बन जाएगा क्योंकि एस की अपोजिट डायरेक्शन टी की खुद आ रही है, तो इसकी प्रॉपर डायरेक्शन अपोजिट लगेगी। सो आर इज फर्स्ट राइट ऑफ टी, तो टी का राइट क्या है? लेफ्ट हम नीचे मान रहे थे, राइट ऊपर हो गया, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ आर, नॉट दिस, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ आर, ये ध्यान रखना सभी। क्लियर हुआ? सो इस तरह से हम एक रूल स्टैब्लिश कर लेंगे और बाकी सारे रूल्स, दो ही रूल जाएंगे, एक लेफ्ट और राइट वाले के सेंस में, सो वो अपोजिट हो जाएंगे दूसरी कंडीशन वाले का, बिल्कुल जो अपोजिट कंडीशन होगी उसका अपोजिट रूल चलेगा। इट्स सिंपल एज दैट। इसका हमारा लेफ्ट लेफ्ट था, इसका राइट राइट था, तो इसका इसका और इसका 1 2 और 3, ये 3% हो गई, 1 2 3, इन तीनों की फेसिंग इसके अपोजिट है, इसकी नहीं है ना, तो इन तीनों का रूल लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? यस। तो इसी तरह से यहाँ बोल रही है, हाँ तो क्या होगा, ये आउटसाइड फेसिंग है, क्योंकि इनसाइड फेसिंग में मैंने सबका लेफ्ट लेफ्ट लिया, राइट राइट लिया, सो आउटसाइड फेसिंग में सारा ही अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सारा ही आउटसाइड फेसिंग है यहाँ पे, सो राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा। इज इट क्लियर? पहले ये चीज क्लियर है तो प्लीज मुझे मेक श्योर कीजिए कि हाँ वो क्लियर है ना? किसी को कोई भी डाउट अभी है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। एंड अभी तक मुझे कोई कमेंट्स खास नहीं आते, तो आई फील लाइक कि हाँ सबको समझ आ रहा है अच्छे से, एंड विच इज रियली पॉजिटिव थिंग। इन केस कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स थ्रू अ क्वेश्चन। और इसी तरह से एक क्वेश्चन रह गया कुछ टाइम पहले, स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं हुआ कि मैं उसका एक वीडियो शेयर करूं। सो व्हाट विल आई डू कि मैं उसका पूरा सोल्यूशन वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में शेयर कर दूंगी या जैसे भी करके, ताकि उसका सोल्यूशन एटलीस्ट आपको मिल जाए, क्योंकि सोल्यूशंस ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग उस पैटर्न को। ठीक है, सो उस पैटर्न का सोल्यूशन आई विल बी प्रोवाइडिंग थ्रू अ शॉर्ट्स वीडियो और मे बी अ प्रॉपर वीडियो, सो विल बी गेटिंग दैट सोल्यूशंस द शॉर्टली। ओके, सो ये क्लियर हो गया। आउटसाइड फेसिंग में लेफ्ट राइट और राइट राइट बन गया, तो ये लेफ्ट लगता है लेकिन ये राइट दिख रहा है, और ये लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड है सारा, सारा आउटसाइड फेसिंग है, तो ये लेफ्ट बन गया और ये राइट बन गया, सिंपल सी बात। इनसाइड फेसिंग होता तो ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी का कोई एक्स्ट्रा टाइप ऑफ डाउट हो रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई अलग सी ख्याल आ रहा है, मैम लेफ्ट राइट के सेंस में, मे बी दे वांट टू यूज दिस रूल डिफरेंटली, वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दे कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी। ठीक है, वो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, मुझे लगता है आपके में से किसी स्टूडेंट के भी शायद आ रहा हो, सो यू कैन फ्रैंकली आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये क्लियर हो गया। आउटसाइड फेसिंग है सारे, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बन गया, सिंपल सी बात, नो डाउट। तो इस तरह से पोजीशन हम कर देंगे। अब मैं बोलूंगी एस के फर्स्ट राइट पे टी है, एस के फर्स्ट राइट पे टी है, राइट मतलब लेफ्ट मान लेंगे सीधा ही, तो लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट है ना, तो राइट बोल रही हूँ तो लेफ्ट मान लेंगे अपने आप से। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी कंफ्यूज नहीं होना इसको प्लॉटिंग करते हुए। टी की पोजीशन कहाँ पर आएगी, यहाँ पे या यहाँ पे, इन दोनों में से कहाँ आएगी? वेयर वुड बी द पोजीशन ऑफ टी? बी। राइट बोल रहे हैं ना, तो लेफ्ट मान लेंगे क्योंकि आउटसाइड फेसिंग का अपोजिट चलेगा, बिल्कुल दिस द पोजीशन ऑफ टी। क्लियर हो रहा है? और इमीडिएट राइट की बात की मैंने, इमीडिएट राइट ये है, एस का इमीडिएट राइट ये बनेगा। और इमेजिन करके देखना, अगर करना चाहो ना, मतलब आप एक चेयर है, उस पर 4 लोग बैठे हैं और सबकी फेसिंग बाहर की तरफ है, सबकी पीठ एक दूसरे की तरफ है, मतलब तो सोच के देखना मेरा लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग एस और टी वाला केस सही जा रहा है नहीं जा रहा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता ही नहीं होता। देखना इनसाइड फेसिंग के और आउटसाइड फेसिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व दिस पैटर्न ऑल्सो, कि मतलब ये जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ ऑब्जर्वेशनल है, ऐसा कोई लर्निंग ट्रिक नहीं है, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशनल थिंग, नॉर्मल थिंग है जिससे मैं आपको बता रही हूँ। तो इन केस यू एनालाइज दिस, यू विल गेट टू नो कि हाँ जी ये तो ट्रू ही है, देयर इज नथिंग दैट वे स्पेशल। ये क्लियर हो गया सबको? आउटसाइड फेसिंग, इनसाइड फेसिंग, इनसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग, है ना? इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट का भी एक थोड़ा सा केस हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? नाउ डिफरेंटली फेसिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट या ओवल शेप्ड की ही बात चल रही है ना, उसी वे में डिफरेंटली फेसिंग। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले क्वेश्चन सीरीज लेके आई थी, उसमें लेक्चर बहुत लेंथी गया था और मुझे ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स को शायद कंफ्यूजन थी, तो मैंने उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक टाइप से वो कॉन्सेप्ट ही वे में था, लेकिन आई फेल्ट लाइक कि क्यों ना एक कॉन्सेप्ट वीडियो ला ही देते हैं इसकी भी,
ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? सो डिफरेंटली फेसिंग, बिकॉज उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। डिफरेंटली फेसिंग, सो अब सर्कुलर के बदले में ओवल शेप ले रही हूँ। दिस इज नॉट प्रॉपर, एंड इतना प्रॉपर लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन ना, हमें क्वेश्चन से मीनिंग होना चाहिए। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग हियर? 14 persons are sitting here. 12, no, 12, my mistake. 12 persons are sitting here on this oval shaped table. अब इनकी फेसिंग कहाँ है मैं एरो से बता रही हूँ। हालांकि क्वेश्चन में जरूरत होना था ऐसे कि मेंशन करे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए किस तरह से रूल आपको चलना है ना। अब ऐसे जा रहा है रैंडमली, अब कैसे पता चलेगा? माना पोजीशन ऑफ, बोल रहे आर इज सिटेड थर्ड लेफ्ट ऑफ ए के, ए माना ये कोई भी रख लिया हमने, एक अज्यूम तो करना ही पड़ेगा, ए के थर्ड लेफ्ट पे। सो 1 2 3 एस बैठा है, ए के थर्ड लेफ्ट पे मैंने बता दिया एस है। एस कहां पर है? थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3। अब एस के राइट में, इमीडिएट राइट में टी बैठा है, तो एस का राइट, पहले देखो इसके रूल के अकॉर्डिंग ये इनसाइड फेसिंग था, इनसाइड फेसिंग का मैंने लेफ्ट लेफ्ट लिया, राइट राइट लिया, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? सो अब क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है तो ये अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट राइट, इसका राइट और लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये पॉइंट अभी क्लियर हो रहा है सभी को? यस। सो व्हाट आई मेंट टू से कि अब टी इज सिटेड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में टी बैठा है, तो राइट में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका राइट और राइट राइट था, इसका इन दोनों का एरो अपोजिट है, तो इसका राइट लेफ्ट बन जाएगा, तो इस यहाँ पे टी की पोजीशन आएगी। क्लियर है सभी को मैंने कैसे बताया टी की पोजीशन कैसे डिटरमिन की मैंने? क्लियर है ना? इसी तरह से माना Q इज थर्ड राइट ऑफ A, Q इज थर्ड राइट ऑफ A, तो A की पोजीशन क्या है? A का तो नॉर्मल माना था, ये तो मतलब बॉस टाइप हो गया, इसका रूल माना जा रहा है ना, तो बॉस हो गया एक टाइप से ये तो, है ना। तो बॉस के अकॉर्डिंग क्या है कि राइट तो राइट, हाँ जी राइट चलेंगे फिर 1 2 3 Q। लेकिन क्या ये बॉस है? जिनकी इनसाइड फेसिंग है वो सारे बॉस है, तो ये भी बॉस है एक टाइप से, है ना। तो बॉस है तो इसका भी रूम लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट राइट होगा, लेकिन जो बॉस नहीं है आउटसाइड फेसिंग वो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? अब क्या बोलते क्यू के थर्ड राइट, तो इसका राइट राइट ही होगा, राइट ऐसे जाएगा 1 2 3 पे पी बैठा है, अब पी के राइट पे थर्ड सेकंड राइट, पी का सेकंड राइट नहीं, सेकंड राइट की बात नहीं करते हैं, पी का फिफ्थ राइट बोलते हैं, पी का फिफ्थ राइट, ठीक है, पी का फिफ्थ राइट ओ है, पी का राइट नहीं लेंगे क्योंकि पी आउटसाइड फेसिंग है, ये बॉस नहीं है अभी, सो लेफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, दिस इज ओ। क्लियर हो रहा है मैंने किस तरह से इसको प्लॉट किया? मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी इजीली ट्राई कर सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन लेके आने वाली इसके जस्ट बाद। इतना क्लियर हो गया? अगर ये समझ आ गया तो फिर आप क्वेश्चन भी इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लॉटिंग ही तो डिपेंड करती है ना, इस पे तो सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। क्लियर है सभी को? इज देयर एनी डाउट? इन केस देयर इज, यू कैन जस्ट अगेन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, सो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एज्यूमिंग दैट कि आप सबको ये सब समझ आ गया, मैंने कैसे बताया कि हाउ वुड बी डिसाइड कि किसकी फेसिंग कहाँ होगी, हमें लेफ्ट कब मूवमेंट करनी है, कब राइट मूवमेंट करनी है। लेफ्ट राइट लिखे होने से लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं होगी, इट वुड बी डिपेंडेंट कि हमारी फेसिंग्स क्या है। डिफरेंटली फेसिंग होगी तो हम एक कॉमन ग्राउंड लेंगे, उस कॉमन ग्राउंड के बेसिस पे हमारी मूवमेंट चलेगी। सो उस कॉमन ग्राउंड को जो जो फॉलो कर रहा है उन सबका लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट होगा, लेकिन बाकी सबका उसका अपोजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन तरह के क्वेश्चंस में, अभी मैं और एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, इन वाले केसेस की। क्लियर है? यस। So I'm here with the question, and the question is this. And generally questions थोड़े लेंदी दिखते हैं, इन तरह की प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी दिखेंगे, and that's okay. In case you are understanding the whole thing, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन का, इवन जो प्लॉटिंग है ना वो भी बहुत इजीली हो जाएगी। शेप देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन रीड करते हैं, and then we'll proceed. ठीक है, हिंदी में भी अगर क्वेश्चन देखेंगे जैसे जो मैं समझा रही हूँ, है ना, वो भी इतना हिंदी इंग्लिश का कोई खास डिफरेंस है नहीं, है ना, कि केंद्र की तरफ, अगर मैं सेंट्रली फेसिंग बोल रही हूँ कि उनका सेंटर की तरफ फेस है, अंदर की तरफ, तो मतलब केंद्र की तरफ, एक वृत्त की बात करें, वृत्ताकार शेप में बैठे हैं, या ओवल शेप हो गई, अंडाकार शेप हो गई, उसके चारों तरफ अगर लोग बैठे हैं तो उस केस में क्या होगा, इनवर्ड्स फेसिंग, मतलब क्या हो गया कि वो केंद्र की तरफ है। केंद्र मतलब सेंटर होता है, जैसे ये है सर्कल, तो ये केंद्र हो गया, सेंटर एक टाइप से, है ना, ये सेंटर हो गया, तो इसको केंद्र बोलते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो वृत्ताकार शेप हो गई या अंडाकार शेप हो गई,
कोई भी आकृति हो गई उसमें ऐसे ही जाएगा। क्लियर? अंदर की तरफ होंगे तो दाया बाया और है ना, दाया दाया बाया बाया, लेकिन बाया दाया मतलब बेसिकली हिंदी इंग्लिश सबको इतना तो क्लियर होगा, बाया दाया की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बट बाया का मतलब होता है पता है ना क्या? क्लियर है? अच्छा बाया दाया का रूल बाद में डिस्कस करेंगे। बाया दाया सबको मेरे हिसाब से पता होगा, बाया इज लेफ्ट एंड राइट इज दाया, है ना? ये हैंड्स का कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन रीड करके बिल्कुल अपोजिट जाएगा, ठीक है? सो दिस मस्ट नॉट गो रॉन्ग। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, है ना? साइड। ओके सो क्वेश्चन के पे ही चलते हैं फिर से फटाफट से, ठीक है? सो 8 पर्सन्स नेमली ए बी सी पी क्यू आर एस एंड टी, तो 8 लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे को ये 7 नजर आ रहे हैं, यस ए बी सी पी क्यू आर, ना ठीक है 8 पर्सन्स है यहाँ पे, तो 8 लोगों की बात कर रहे हैं। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट से एक सेंटर बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे हम जल्दी से। 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, किस तरह से भी आप बना लो कट्स, ऐसा नहीं कि इक्वल गैप पे होना जरूरी है, जस्ट नीड टू प्रेजेंट फटाफट से क्वेश्चन करने के लिए। ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, नाउ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि हाँ ए बी सी डी एंड सो ऑन, मतलब ए बी सी एंड देन उसका नाम रेगुलर नहीं है, वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन से प्लॉट करना है, विच इज वेरी ऑब्वियस इवन, है ना? नाउ देयर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप, 3 मेल्स है, क्लियर है? चलिए सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, और क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे फेसिंग सिमिलर साइड है, कोई इशू नहीं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, फटाफट से प्लॉट कर दो। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू की पोजीशन कोई ना कोई तो लेनी पड़ेगी, माना क्यू ये है, क्यू के थर्ड राइट पे, राइट ऐसे जाएगा 1 2 3 पे सी की पोजीशन है, सी लिख दिया, क्लियर है? यस। आर सिट्स सेकंड टू द, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी, अपने हस्बैंड टी, टी आर सिट्स, अब क्योंकि आर और टी जो दिए हैं इसका रिलेशन किसी इंफॉर्मेशन नहीं से नहीं है, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सी एन क्या होगी उससे रिलेटेड नहीं है आर एंड टी, तो अब उसको हम प्लॉट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा स्किप कर देंगे फिलहाल। नेक्स्ट, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ, क्यू की कोई वाइफ है उसका इमीडिएट नेबर नहीं है टी, क्लियर है? टी जो कि एक हस्बैंड है किसका? आर, क्लियर? चलिए तो टी मेल हो गया, क्यू मेल हो गया, ये क्लियर है ना? क्योंकि क्यू की वाइफ की बात कर रहे थे, क्यू की वाइफ की बात कर रहे थे, क्यू तो मेल ही हो गया, टी हमारा मेल हो गया। साथ में लिखते रहना, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? अभी ये जो मैंने जिसमें ब्रैकेट लगाया वो वाली लाइन रह गई है, अभी प्रेजेंट करनी है, साथ में ये जो अंडरलाइन की है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ, बट इसका मीनिंग हमें समझ आ गया है कि वो क्यू की वाइफ का के बराबर में टी नहीं बैठा है, बस इतना क्लियर है, ठीक है? माइंड में रखते हैं नाउ कि मतलब टी के पास में यहाँ पे और यहाँ पे क्यू की वाइफ नहीं है, क्यू की वाइफ का नाम ही नहीं पता, तो अभी मतलब ये थोड़ा सा नो सोचने वाली सिचुएशन ही हो गई अभी फिलहाल। चलिए बढ़ते आगे। नाउ द वाइफ ऑफ क्यू, द वाइफ ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड मेरे अपने हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पे बैठती है, सिंपल सा दे रखा है स्टेटमेंट में, ध्यान से देख लो, द वाइफ ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, है ना? सो इसके सेकंड लेफ्ट पे हस्बैंड ये है, लेफ्ट 1 2, क्या वाइफ है? वाइफ नहीं पता, वाइफ क्यू, वाइफ ऑफ क्यू लिखेंगे भी फिलहाल, है ना? लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी नाम नहीं पता वाइफ क्या का नाम क्या है, क्लियर है? और ये पता है टी इसका नेबर नहीं है क्यू की वाइफ का, तो टी ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, इतना क्लियर है? टी जहाँ पे नहीं आ रहा है ऐसे क्रॉस मार सकते हो, इस तरह से इन्फॉर्मेशन हम करते हैं ना उनको ईजी रहता है समझने में, है ना? चलिए, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एस क्यू के बिल्कुल बराबर में नहीं है, ना एस यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पी इज अ मेल मेंबर, अब एक पी और मेल मेंबर, तीन ही तो बताए थे उन्होंने, पी भी मेंबर चल के मेल मेंबर, क्वेश्चन में ही तीनों का मेंशन कर दिया इंडायरेक्टली डायरेक्टली, है ना? पी इज अ मेल मेंबर विच इज क्लियर टू अस। बी इज नॉट अ इमीडिएट, बी इज नॉट एन इमीडिएट, एन आएगा, दिस इज लाइक साउंड इज वोवल वाली स्वर की साउंड है इसमें, है ना? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, बी एस के बिल्कुल बराबर में नहीं आएगा, तो एस की पोजीशन जो भी होगी वहां पे बी नहीं आएगा,
इतना क्लियर है? नो टू मेल्स सिट टुगेदर, दो मेल्स कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। तो एक मेल यहाँ पे हो गया, तो मेल यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली पोजीशन पे ही आएगा। टी अब देखते कौन है, टी एक हस्बैंड है किसका, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, आर सिट्स सेकंड राइट ऑफ द हर हस्बैंड, मतलब टू हर हस्बैंड, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। अब अपने हस्बैंड के सेकंड राइट पे है आर, आर इज सेकंड राइट। टी की पोजीशन तो पता ही नहीं, यहाँ पे लेडीज है तो यहाँ टी की पोजीशन हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि हमने पहले ही क्रॉस लगा दिया। तो टी की पोजीशन हम कौन सी मान के चलेंगे, एक बार लेने पड़ेगा केस हमें, टी यहाँ पे माना, टी का सेकंड राइट, राइट कौन सा होगा इसका, 1 2, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, टी का राइट में उसकी वाइफ बैठी है, टी यहाँ नहीं आ सकता। क्लियर हो गया किस तरह से, हमने भी ट्राई किया, यहाँ नहीं आ सकता टी, और वाइफ ऑफ क्यू के बराबर में तो वैसे भी नहीं आ सकता। क्लियर है? चलिए अब एक पोजीशन ये हो सकती है, ये वाली पोजीशन देख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि मेल फीमेल मेल, तो मेल टी यहाँ पे आ सकता है, टी के राइट पे 1 2 यहाँ पे आ सकती है आर। क्लियर है कैसे, क्योंकि ये मेल है तो इसके बाद एक छोड़ के ये वाला मेल हो सकता है, तो ये मेल हो गया फिर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ दो में फीमेल्स है मेल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो मेल साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, जरूरी है कि यहाँ पे मेल ही आए, ठीक है। तो टी और आर की पोजीशन हमें क्लियरली पता चल गई, है ना। अब एस की पोजीशन की बात करें, एस की पोजीशन ना ये हो सकती ना ये हो सकती, तो बची कौन सी हमारे पास, एस की पोजीशन ये वाली बची ना। उसके अलावा और कौन सा पर्सन बचा है, पी, पी एक मेल मेंबर है, पी एक मेल मेंबर है ना, पी यहाँ पर आएगा क्योंकि एस क्यू के बराबर में ना एस आ सकता है ना टी आ सकता, यहाँ एस भी नहीं आ सकता, तो पी यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, बताइए। ए और रह गया पी भी रह गया, दोनों रह गए ना, सो यहाँ तो यहाँ पे ए पी आएगा। अभी हमें ये भी नहीं पता कि वाइफ का नाम क्या है, क्लियर है, कितने लेटर्स क्लियर हो गए हमारे, हमारा ए बी और पी रह गया है ना, ए बी और पी रह गया है। इन तीनों में से कोई एक क्यू की वाइफ का नाम है, ए बी और पी में से एक तो क्यू की वाइफ है और बाकी बच्चों की पोजीशन इनमें से कोई एक होगी। क्लियर है इतना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अभी पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना चाहिए हमेशा कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, इसलिए मैं आपके लिए रीड करके सिखा रही हूँ ताकि आपको हैबिट हो जाए, यू बिकम हैबिचुअल की हाँ जी हमें रीड करके ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, राइट। सो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, थर्ड राइट 1 2 3 सी की पोजीशन, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड 1 2 आर, हस्बैंड ये हो गया। नाउ टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ, क्यू की वाइफ के बराबर में टी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमने क्रॉस लगा के किया था ना, क्रॉस लगा देते हैं ऐसे, इससे इजी होता है कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा हाँ जी यहाँ पे टी नहीं आ सकता है, इसलिए मैं टी लिख के क्रॉस लगा रही हूँ, एस लिख के क्रॉस लगाया था, देखा आपने, टी और एस लिख के क्रॉस लगाया था ताकि हमें क्लियर हो जाए हाँ जी यहाँ पे टी और एस नहीं आ सकते हैं, यहाँ टी नहीं आ सकता ना एस आ सकता। द वाइफ ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लेफ्ट पे सेकंड लेफ्ट पे वाइफ ऑफ क्यू बैठी है, नाम नहीं पता हमें। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एस ना यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, देखो क्रॉस लगा रखे। पी इज अ मेल मेंबर, पी एक मेल मेंबर है। अब एक ध्यान रखिए, मेल पी की पोजीशन पता चल सकती है, मेल एक ये हो गया, एक ही मेल ये हो गया, तो अब ये दो पोजीशन में से कौन सा होगा मेल, ये तो मेल है ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक कौन सा होगा, क्योंकि मेल के बराबर में मेल नहीं आ सकता, तो क्या गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, बताइए बताइए फटाफट से, क्योंकि मेल तो आ ही नहीं सकता मेल के बराबर में, तो क्या मेल यहाँ पे एस की पोजीशन गलत नहीं हो गई, बताइए। एस यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर कहाँ जाएगा एस, बताइए। ना टी इधर आ सकता ना इधर आ सकता ना इधर आ सकता, इन तीनों में से तो कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मेल बैठा है तो यहाँ मेल नहीं आ सकता, यहाँ फीमेल वैसी बैठ गई, टी यहाँ आ सकता है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन हो गई, टी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली क्लैश कर जाएगी, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ आ सकता है, टी यहाँ भी तो बैठ सकता है ना। टी की एक पोजीशन ये लिखी है मैंने, हमें सारी पॉसिबिलिटी लेनी है क्योंकि एक पर्सन को सीट कराया दूसरे का पता चला प्रॉब्लम आ गई, कैसे करेंगे। टी की पहली पोजीशन ये आ गई, सेकंड पोजीशन इज टी की पोजीशन अगर ये है तो इसके राइट पे इसकी वाइफ बैठी है, क्लियर है, क्योंकि वहां आर आ सकता है यहाँ टी, लेकिन बोल रहे टी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो टी की पोजीशन का फाइनल हो गई, इज इट फाइनल। मैं आप पॉसिबिलिटी समझा रही हूँ, वो समझ आ रही है, किसी के माइंड में आती है तो इस तरह से क्रॉस लगाने से ये फायदा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ, क्यू की वाइफ का इमीडिएट नेबर टी नहीं है, टी यहाँ भी नहीं आ सकता,
यहाँ पे मेल की तरह से नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इन दोनों में से एक ही पोजीशन बची ना, ये वाली, क्योंकि टी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के राइट पे बैठी है, तो टी की पोजीशन ये फाइनल होगी और आर की फाइनल होगी, सी की फाइनल होगी, क्यू की फाइनल होगी, वाइफ ऑफ क्यू की फाइनल होगी। हमारे पास अभी कुछ बचे हैं लोग, कौन कौन से, एस ए बी पी। हमें ये नहीं पता ना वाइफ का नाम क्या है, क्या पता वाइफ खुद ही एस हो, ये भी तो नहीं पता ना। लेकिन क्या बोल रहे हैं, एस के बारे में कोई ऐसी पॉइंट आया है जिससे पता चले एस का जेंडर कौन सा है, एस कौन है, नहीं पता ना, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं आया है। सो क्या पता, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एस अपने नेबर की क्यों बात करेंगे अलग से पॉइंट देके, क्योंकि इसकी तो वाइफ पहले ही बता दिया ना, सेकंड पोजीशन बता दिया, तो फिर से पॉइंट नहीं देंगे, तो एस मतलब इसकी वाइफ तो है नहीं, तो ऐसे इन दोनों में से कोई जगह नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एस आ गया। अब ये बताइए पी और बी में से कैसे करेंगे, पी तो मेल है, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो कहाँ जाएगा मेल, पी कहाँ जाएगा, क्योंकि बोल रहे नो मेल सिट्स टुगेदर, नो टू मेल्स सिट टुगेदर, नो टू मेल्स सिट टुगेदर। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई है ना, लग रही है ना थोड़ी सी, कैसे करेंगे इसको बताइए। एक्चुअली पता क्या है, मैं किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस करा रही स्टूडेंट्स को, उस पर्सपेक्टिव से करा रही, जिस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं फिर उनको प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें किस तरह से अपना नजरिया बदलना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन का सीधा सोल्यूशन अपने वे से बता दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। लेकिन आप जब खुद क्वेश्चन करेंगे जहां पे आप अटकते हैं, मैं उस अटकने वाली पोजीशन की बात कर रही हूँ जहां पे आप खुद स्टक हो जाते हैं, द प्लेस वेयर यू स्टक, उस प्लेस पे मैं स्टक होकर फील करा दिया आपको कि हाँ नहीं मैं तो स्टक हो गई, अब क्या करेंगे, क्या मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, है ना, क्लियर है, कैसे होगा फिर, कहाँ मिस्टेक गई है इस क्वेश्चन में, सोचिए। जिस स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन मिल गया फटाफट से मुझे इसकी प्लॉटिंग बताइए, इसमें छोटा सा पॉइंट कहीं मिस हुआ है, जिसको वो क्लियर है फटाफट से मुझे इसकी प्लॉटिंग बताओ, उसके बाद पार्ट्स के आंसर देने इज वेरी सिंपल, है ना, सो डू इट फास्ट एंड आई एम जस्ट वेटिंग हेयर फॉर फ्यू मिनट्स ताकि आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, अब अपने अकॉर्डिंग फटाफट से 1-1.5 मिनट लीजिए और फटाफट से इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, फटाफट से ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ इट फास्ट। मैंने इन्फॉर्मेशन दे के समझा के अच्छे से सब बता दिया है ना, कहाँ गड़बड़ गई है, फटाफट से प्लॉट कीजिए, टेक योर टाइम एंड प्लॉट इट, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही करना है, एक तरह से ऑलमोस्ट क्वेश्चन लग रहा था हो गया, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी फीलिंग आई कि हाँ शायद नहीं हुआ है, तब क्या करना है उस केस में, फटाफट सॉल्व कीजिए, टेक आउट योर नोटबुक्स और व्हाटएवर यू हैव एंड जस्ट फटाफट से ड्रॉ कीजिए। Draw it fast. I'm just waiting here for you students to just draw the diagram and accordingly we'll just go for the question and answer. क्योंकि अभी आपने टॉपिक समझा तो आपको प्लॉट करना तो आना चाहिए ना, और वो क्या कंफ्लिक्ट लग रहा था जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व लग रहा था कि हुआ है, सो उसको करना है हमें, ठीक, चलिए फास्ट। एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था एक चीज कि हमारा राइट मतलब अगर सर्कुलर मोशन में या ओवल शेप है, राइट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर किसी को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी लग रही है, और शायद किन अब स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर भी हो गया ये पॉइंट अच्छे से, है ना, दिस पॉइंट माइट हैव बीन क्लियर्ड वेरी नाइसली नाउ, है ना, फटाफट से दिस होल इज द इंफॉर्मेशन। करें इसकी प्लॉटिंग फिर से, पता चले किस किस को कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, डिड यू ऑल गेट टू नो, डिड यू गेट टू नो, करें स्टार्ट। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, सी की सीटिंग है थर्ड राइट ऑफ सी, सी मैंने यहाँ लिया था, सॉरी सी इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, तो क्यू की कोई रैंडम पोजीशन, क्यू के थर्ड राइट 1 2 3 पे सी आ गया, है ना। आर से सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, आर अपने हस्बैंड के राइट पे बैठा है ना, हस्बैंड यहाँ पे टी, यहाँ हमारा केस बन रहा था टी के अकॉर्डिंग 1 2, सेकेंड राइट पे हमारा आर आ गया, क्लियर है।
टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ। क्यू की वाइफ हमें पता नहीं कहाँ पर है। द वाइफ ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पे बैठी है क्यू की वाइफ, है ना, क्लियर है। सो क्यू के वाइफ यहाँ पे ना टी आएगा यहाँ पे, और ना यहाँ पे। इज इट क्लियर? और टी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि टी एक मेल मेंबर है। टी यहाँ वैसे भी नहीं आ सकता, ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लुएंस निकला है ना। चलिए बताइए आगे। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ना एस यहाँ पर है। अब एस की पोजीशन या तो एक ही बची ना, एस की पोजीशन यही तो बची, क्योंकि यहाँ भी एस नहीं आ सकता बोल रहे हैं, ना यहाँ आ सकता है इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। पी इज अ मेल मेंबर, पी एक मेल मेंबर है। क्या इस इंफॉर्मेशन में किसी को क्वेश्चन गलत लगा है? क्या किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत लगा है? उन्होंने फिर से ड्राई करने की कोशिश की लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं जा रहा है। पी बोल रहे पी एक मेल मेंबर है। अब पी एक मेल मेंबर है, ठीक है। अब जब एस यहाँ पर आ गया तो पी यहाँ तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, लेकिन क्यू तो ऑलरेडी खुद ही मेल है, क्यू तो खुद ही मेल है, तो इंडायरेक्टली पी यहाँ तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, है ना। और क्योंकि इसके वाइफ मेल तो हो भी नहीं सकती, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी अगर नाम की बात करें तो पी तो हो ही नहीं सकता वो। क्लियर है? इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक है। और मेरे हिसाब से जिस स्टूडेंट को दोबारा प्लॉट करने में लगा ना कि हाँ जी मैम कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो उनको क्वेश्चन सही समझ आ रहा है, ठीक है ना। समझ आई? तो कई बार इस तरह की पॉसिबिलिटी लगती है हमें, तो यू आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग। ऐसा नहीं क्वेश्चन में घुसी जाओ। इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर मेंटोर्स और फैकल्टीज लाइक दैट। क्लियर है सभी को? सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इस तरह के हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट हटा दें, नो मेल सिट्स टुगेदर, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पी इज अ मेल मेंबर, कहाँ पे बैठा है पता नहीं। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, बी एस के बिल्कुल बराबर में नहीं बैठा है, तो ना तो यहाँ ना तो यहाँ, तो बी यहाँ पर आएगा यहाँ तो। इसका मतलब ये बी है भी नहीं, क्योंकि एस के बिल्कुल बराबर में बी नहीं हो सकता। दिस पर्सन इज नॉट बी, ना ये बी है ना ये पी है। क्लियर है? सो क्या हो गया, ये एक टाइप से ये ए हो गया ना, और बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ पे बी यहाँ पे, इन दोनों में से एक पोजीशन। बी और पी की पोजीशन क्लियर नहीं है, बाकी सबकी क्लियर है ना। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट लास्ट वाली हटा देंगे, तभी क्वेश्चन का मीनिंग सही बैठ रहा है, अदरवाइज इस मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर है? क्यू, क्योंकि बी और पी भी हट गए तो लास्ट में हमारा ए ही पर्सन बचा, इसका मतलब क्यू की वाइफ का नाम ए है। क्लियर है? क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड सो ऑन। बट आई होप सबको ये डायग्रामेटिकली जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसका क्लियर हो गया, पॉइंट में कहाँ मिस्टेक थी। हम में कोई मिस्टेक नहीं थी, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। द क्वेश्चन इज हैविंग अ लिटिल मिस्टेक, सो आई हैव एलिमिनेटेड दैट पार्ट बिकॉज उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। इज इट ऑल क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? आई गेस यस, है ना। चलिए, सो एट टाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस। तो पता क्या होता है, कई बार हमें जो यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको क्या ही करना होता है, उनको यही तो करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना एनालिसिस करना होता है। दे आर ट्राइंग फॉर मॉक टेस्ट, पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी कोई एग्जामिनेशन दिया तो एक दिन में कितने कितने पेपर्स ट्राई किए, मतलब 50-100 क्वेश्चन हैं किए, हम लोग सभी करते हैं, है ना। एवरी स्टूडेंट डज इट। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन करके सॉल्व करके नहीं छोड़ना, वी नीड टू एनालाइज कि हम कहाँ भी क्या, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, ठीक है। सो वो एनालिसिस वाली बात हो गई। तो ये एक टाइप से एनालिसिस कराया मैंने आपको, सेल्फ एनालिसिस करा दिया इसमें कि हाँ जी हम अब ठीक है, हमें समझ आ गया क्वेश्चन इज रॉन्ग। उसका लास्ट स्टेटमेंट हैज बीन कट। सो यू आर गोइंग टू बिकम टीचर्स, और मे बी किसी और तरीके से भी अगर आप काम करते हैं, किसी और फील्ड में जाके काम करते हैं, स्टिल मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइक दैट। सो उस केस में ये चीज़ काम आएगी, दैट ये क्रिटिकल एनालिसिस। और जो रिसर्च में जाएंगे उनको भी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी चाहिए, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी रियली गुड। सो ये चीज़ काम आती है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टीचिंग दैट वे, ट्राइंग टू बी, है ना। इस क्वेश्चन में चलो बाई चांस वो रॉन्ग चला गया है, लेकिन ये मुझे समझ आ रहा था कि हाँ जी ये नो टू मेस्ट सिट टुगेदर वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इसको मैंने सीधा ही हटा दिया, है ना। पर आपसे बोला कि आप करके देखिए, हाँ। तो इसमें आंसर प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। पी की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में, है ना। पी की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में। अब ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग चला गया, है ना। ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा होगा मैंने, कभी कभी ना मैं टाइपिंग मिस्टेक में जल्दी करती हूँ, तो एट टाइम्स इट गोज रॉन्ग। वॉट एवर इट इज, इतना समझ आ गया। पोजीशन ऑफ पी क्या है, पी इज अ नेबर ऑफ टी, पी टी का नेबर है, और सेकेंड लेफ्ट पे भी दिख रहा है ना। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, इधर फर्स्ट लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट,
सो पी इज फर्स्ट लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, इमीडिएट राइट तो नहीं हो सकता, लेफ्ट वाला, थर्ड टू द लेफ्ट, ये हम आंसर कर सकते हैं। मतलब पर इसका क्या आंसर हम ये करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटीज है, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, सो हम इन दोनों में से कोई भी एक आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, एंड अनलेस वी आर श्योर हाउ वुड वी डू इट, है ना। सो हम इसका आंसर ये नहीं कर सकते, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज मेंशन करेंगे तो ही हम मानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ही दो पॉसिबिलिटीज है, ईदर फर्स्ट लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो नन ऑफ दीज वुड बी द आंसर। व्हाट वुड बी द आंसर हियर इन दिस केस, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को नन ऑफ दीज कैसे हुआ आंसर, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हमारी दो हैं, फर्स्ट लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट, क्योंकि बी और पी में से कोई भी हो सकता है, अगर पी है यहाँ पे यहाँ पे, तो फर्स्ट लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में से दोनों पॉसिबिलिटीज हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के संदर्भ में टी क्या बोलेगा, टी विद रिस्पेक्ट टू जब भी क्वेश्चन में आता है तो उसके संदर्भ में बताना, तो टी क्या बोलेगा, टी पी कहाँ पर है, पी मेरे फर्स्ट लेफ्ट पे है या थर्ड लेफ्ट पे है, मुझे भी श्योर नहीं है। क्लियर, समझ आ गया ये क्वेश्चन, पक्का ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना, ये क्लियर होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सी इज वन ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, नहीं तीन ही तो मेल बताया क्वेश्चन में, कहां से मेल हो गया, खुद से तीन मेल बता तो दी इन्होंने कौन कौन से हैं, पता है ना, एक तो क्यू मेल हो गया, एक टी मेल हो गया और एक पी मेल हो गया, बताया ना ये क्वेश्चन में। जब ये तीन चीजें बता दी तो हम क्यों मानेंगे, पहली स्टेटमेंट गलत है। बोथ ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर आर फीमेल्स, आर के जो नेबर्स है वो फीमेल है, आर का नेबर सी फीमेल है, हाँ जी, एस भी फीमेल है, क्योंकि हमें तीन मेल्स पता है कौन से हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है ना। नेक्स्ट, ए इज नॉट अ मेल मेंबर, ये भी सही है, ए तो फीमेल है ना, कंक्लूजन निकला तो है हमारा क्वेश्चन में, ए क्यू की वाइफ बन गई है ना, क्योंकि पी मेल बताया है और बी को बोला है कि मतलब क्या बोला बी के बारे में, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का नेबर नहीं है, तो एस का नेबर तो आर और ये है ना, एस के नेबर नहीं है कौन, बी, तो बी वहां बैठा है, और अगर एस के नेबर नहीं है तो क्यू तो हो ही नहीं सकता ना, बी वो ए ही होगा बचा हुआ, क्योंकि पी मेल हो गया, मेल वाइफ हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ए इज नॉट अ मेल मेंबर, वेरी ट्रू, ए इज अ फीमेल मेंबर, ठीक है, क्योंकि ये क्यू की वाइफ है, वाइफ ऑफ क्यू। तो कई बार अभी जो हमारा प्रेजेंटेशन गया उसके अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है, मे बी द क्वेश्चन वाज व्हाटएवर इट इज, उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह से आंसर लेंगे, तो दोनों पार्ट आंसर हो गए। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये भी चेक कर लेते एक बार, एस सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, 1 2 3 4, बी के फोर्थ राइट पे, 1 2 3 4 राइट पे बैठा है, एस थर्ड राइट पे नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमारे कितने आंसर्स हो गए, एक ये और एक ये, सो वी हैव टू आंसर्स, दैट इज दिस एंड दिस। क्लियर, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कभी कभी होता है ना क्वेश्चन में दो आंसर हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मार्क एक ही करके आने एग्जाम में, ध्यान रखना, एक से ज्यादा मार्क होगा भी कैसे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइफ ऑफ क्यू, इनमें से कौन सी वाइफ है क्यू की, निकला था ना आंसर हमारा, क्या ए, यस। कितने क्वेश्चंस, तो कई क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाते हैं ना, ये स्पेस वर्किंग के लिए है, इनकेस अगर आपको जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सा पेयर पी के इमीडिएट नेबर्स में आता है, ए बी, देखते पहले पी के नेबर्स कौन से है ना, नेबर्स ऑफ पी, पी की ये दो पोजीशन है, या तो टी क्यू हो जाएगा या फिर सॉरी पी की पोजीशन टी क्यू और क्यू ए, टी क्यू या क्यू ए, है ना, टी क्यू या क्यू ए, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने बोला ये क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका पार्ट ई भी था एक्चुअली, मैंने लिखा नहीं फिफ्थ पार्ट, ज्यादातर क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव था, मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इन क्वेश्चंस में आता है, तो इनके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा, ऐसे तीन चार पार्ट ऐसे नहीं आ जाएंगे एकदम से कई बार, और इसका थर्ड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ गया, इस क्वेश्चन में भी नहीं आया प्रॉपर आंसर ना, तो इनकी अगर हाँ इसका नन ऑफ दीज आ गया ना, तो इसका आंसर क्या देंगे कि हमारे दो स्टेटमेंट ठीक आ रही है, तो हम गलत तो नहीं बोल सकते उन्हें, तो इसमें नन ऑफ दीज कैसे बोलेंगे, इनमें से जो एक करेक्ट वाला उसको तो मार्क कर ही देंगे ना, इनमें से बोला कौन कौन सी ट्रू है, स्टेटमेंट्स बोला, बाई चांस स्टेटमेंट्स ही आ रही है, एक नहीं ठीक है, यहाँ पे दो ठीक है, तो हम नन ऑफ दीज नहीं मार्क कर सकते, ये भैया हमको दो आंसर का नहीं मिल रहा है, ए सेकंड और थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम
नन ऑफ दीज मार्क कर दे, नहीं नहीं नहीं, जो है वो तो करो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे थोड़ा सा ये बताएंगे तो, है ना, समझ आ रहा है? दो पॉसिबिलिटी रॉन्ग तो नहीं है ना, चेस का ऑप्शन नहीं है। और क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे मिसप्रिंट्स आ जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इस तरह की चीजें क्यों लाना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को कई बार एक्सपीरियंस होना चाहिए किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को एग्जामिनेशन में फेस हो सकती है। सो हमें डरना नहीं है, हमें नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना है विद प्रॉपर रैशनल माइंड से, ठीक दिमाग से अच्छे तरीके से आंसर करना है, एंड वी जस्ट नीड टू आंसर द बेस्ट वे। सिंपल सी बात इस तरह से जाएगी, है ना। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है, और ये वाला भी क्लियर था, ये वाला भी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस किए हैं। टॉपिक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैं इंट्रोडक्शन दिया, मैंने किस तरह से समझाया, किस किस को क्लियर है, किस किस को डाउट है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, दैट इज इनसाइड, फेसिंग डिफरेंटली, फेसिंग अपोजिट। अपोजिट में लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बन जाएगा, पता चल गया आपको। इसमें लेफ्ट राइट सेम ही रहेंगे, इसमें नॉर्मल अकॉर्डिंगली एक कॉमन बेस के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, ठीक है। फिर मैंने फेसिंग अपोजिट सेंटर बताया, डिफरेंटली फेसिंग बताया, इनवर्ड फेसिंग भी मैंने बता दिया है। सबसे पहले मैंने इनवर्ड बताया था, है ना, दिस इज डिफरेंट फेसिंग्स, आउटसाइड फेसिंग्स। क्लियर है सभी को? जो क्वेश्चन दिया मैं चाहती हूँ उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, या इस क्वेश्चन को नहीं, इनवर्ड वाले और मिक्स वाले क्वेश्चंस को लेके चलिए। आने वाली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ मैं जिसमें कि मिक्स होंगे, मतलब इनवर्ड वाला भी हो सकता है, आउटवर्ड वाला भी हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है, फेसिंग डिफरेंटली। तो उस तरह के क्वेश्चन जब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे समझ आएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। सो लेक्चर जरूर देखना नेक्स्ट आने वाला, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रेस्ट इज योर चॉइस, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड कीप स्टडिंग। आई होप you all cracked your examinations. Really wishing positive for you all. Thank you for taking the session. Have a nice day.